नमस्कार दोस्तों, डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक जंगल में क्रम से 720 पेड़ हैं जिसमें सेव का स्थान शुरू से 320वें पर है, तो पीछे से सेव का स्थान क्या हो जाएगा। बताना है कि एक जंगल में 720 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 720 पेड़ हैं। टोटल आपके 720 पेड़ हैं, यानी कुल आपके 720 पेड़ हैं। बोला है कि 720 पेड़ों में जो सेव का स्थान है शुरू से 320 पर है, यानी कि जो शुरू से 320वें पर है, यानी कि सेव का जो स्थान है 320 से स्टार्ट हो रहा है। तो बोला है कि पीछे से सेव का स्थान क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको जो कुल संख्या दिया गया है उन कुल संख्या में से जो आपका शुरू से संख्या दिया गया है उसे घटा देंगे और घटा के एक जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 720 आपका कुल है और सेव का स्थान उसमें 320 है। इसे घटा देंगे और उनमें से आपका एक जोड़ देंगे। इसे आप याद रखिएगा, उसमें से एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 720 में से 320 घटेगा 400 बचेगा और 400 और प्लस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा? 401 हो जाएगा। यानी कि शुरू में उसका स्थान 320 पर था तो पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 401 हो जाएगा। अब देखिए 401 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन से विकल्प सन्निहित हैं। आपको जो आकृति दिया गया है इस आकृति में बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन हैं वो यह आकृति किसमें सन्निहित है, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन है उन ऑप्शन में यह वाली आकृति किसमें मिल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि यह आकृति नहीं मिल रही। इसमें क्या है कि ऐसे बना हुआ है तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति मिल रही है, यानी कि ये जो आकृति है इसमें मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये देखिएगा, ये आपकी आकृति मिल रही है और यह भी मिल रहा है। देखेंगे तो ये भी मिल रहा है, फिर ऊपर से ले आएंगे ऐसे करके ये भी आपका पूरी तरह मिल रहा है, यानी कि आकृति मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार की आकृति उसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा कि आकृति तो ऐसे दिख रही है, लेकिन जो आपका बीच से एक लाइन है, ये वाला लाइन, उसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी भी है वो भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में यह आकृति समाहित है। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घंटी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। तो पहले आपको एक घड़ी बना लेना है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो जाएगा, 10 और ये आपका 11। ये आपका घड़ी बन गया। अब घड़ी में आपके 3 सुई होते हैं, आपको पता है, एक होता है मिनट वाला, एक होता है सेकेंड वाला, एक होता है घंटे वाला। तो बोल क्या रहा है कि 10 बजे हैं, यानी 10 बजे हैं तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? इस 10 पे होगी, और मिनट वाली सुई आप कहाँ होगी? तो राइट 12 पे होगी, और सेकेंड वाली सुई भी राइट 12 पे ही होगी। तो बोला है कि घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है इनके बीच का जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बनेगा। तो 10 से 11 पर जाएगा और 11 से 12 पर जाएगा, यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ती है तो आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है। तो 10 से 11 यानी कि 30 डिग्री बनेगा, और 11 से 12 यानी 12 पर है मिनट वाली, तो यहाँ 30 डिग्री का बनेगा। जब 30 का बन रहा है तो जोड़ देंगे, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई क्या कितना कोण बनाएंगे? 60 डिग्री का बनाएंगे।
अब देखिए 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा अर्धवर्ष है, अधिवर्ष है। अब अधिवर्ष नहीं है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में कभी क्या रहता है कि कौन सा अधिवर्ष है, लेकिन इसमें मना कर दिया है कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब अधिवर्ष यानी होता है आपका लीप ईयर। क्या होता है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद आता है, यानी कि 4 साल के अंतराल में आपका लीप ईयर आता है। अब लीप ईयर होता क्या है? जो आपका 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। अब जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है? 8800, 4800, 2600, 6800। तो ये क्या है? आपके शताब्दी वर्ष हैं ये, क्योंकि आपके ये 100वें में है, यानी कि 8800 हो गया है, 4800 हुआ। क्या है? ये सभी ये क्या है? शताब्दी वर्ष हैं। क्या है? शताब्दी वर्ष हैं, ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। जब शताब्दी वर्ष हैं क्या करेंगे? इन्हें हम 400 से डिवाइड करेंगे। इससे 400 से डिवाइड करेंगे। जो 400 से पूरी तरह कट जाएगा वो आपका अधिवर्ष हो जाएगा, और जो नहीं कटेगा वो क्या होगा? आपका अधिवर्ष नहीं होगा। तो जो नहीं कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में कट गया। क्या बार में? 22 बार में कट गया। इसे भी 4 से डिवाइड करिए तो 0 से 0 और 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये आपका 12 बार में कट गया। क्या बार में? तो आपका 12 बार में कट गया। अब इसे भी काटते हैं, देखते हैं 400 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और यह 4 के पहाड़े में 26 नहीं आएगा, तो आपका यह कटेगा नहीं। इसे छोड़ देते हैं, बाकी चलते हैं। इसे देखते हैं कट रहा नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 68। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये 70 बार में कट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो कट जा रहा है, यानी कि क्या है? अधिवर्ष है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है 2600, यह आपका अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि यह 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2600। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है कि यदि व्हाइट को 46, 16, 18, 40, 10 और ब्लू को 4, 24, 42, 10 कहा है तो रेड का कोड क्या होगा? तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि WHITE को क्या करें कि हमारा 46, 16, 18, 40, 10 आ जाए। तो W आता है आपका 23 पे, और H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, T आता है आपका 20 पे, और E आता है 5 पे। तो लिखा क्या है? W को 46 लिखा है, यानी कि इसका 2 गुणा कर दिया है, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 23 दूना 46। फिर क्या लिखा है? H का 16 लिखा है, इसे 2 गुणा कर दिया है, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। 8 दूना के 16 हो जाएगा। फिर I को क्या लिखा है? तो उसे 18 लिखा है, इसे 2 गुना किया है, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। T को क्या लिखा है? T को 40 लिखा है, इसे भी आपका 2 गुना किया है, गुणे 2 क्या हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। और 5 को क्या लिखा है? 10 लिखा है, इसे 2 गुना किया, इसे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझा गया होगा कि जो आपका अक्षर दिए गए उसे नंबरिंग करने के बाद उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे कि ब्लू में लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बी आता है आपका 4 पे, यल आता है 12 पे, यू आता है आपका 21 पे, और ई आता है 5 पे। यदि 4 को 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 आपका यहाँ दिया गया है, देखेंगे। अच्छा सॉरी, आपका जो आपका बी होता है आपका 2 पे आता है। जो बी है आपका यह 2 पे हो जाएगा, यल हो जाएगा 12 पे, यू हो जाएगा 21 पे, और ई हो जाएगा 5 पे। अब क्या करेंगे? 2 से सब में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 12 दूना 24 हो जाएगा, गुणे 2 करेंगे 24 हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा? 21 बचा, तो गुणे 2 करेंगे 42 हो जाएगा, और 5 बचा तो गुणे 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 4, 24, ध्यान समझिएगा, इसका क्या हो जाएगा? आपका सब में गुणे 2 कर देंगे तो
4, 24, 42, 10, वही आपका दिया गया है 4, 24, 42, 10। तो आपको वही समझ आ गया होगा कि नंबरिंग करके गुड़ा 2 कर देंगे सभी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार कर देंगे हम रेड में, तो RED, तो R आता है 18 पे, E आता है आपका 5 पे, D आता है 4 पे, सब में गुड़े 2 कर देंगे। सब में क्या करना है, हमें गुड़े 2 करना है। तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, यानी 36, 10, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36, 10, 8 किस ऑप्शन में है देखेंगे तो 36 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट है, लेकिन 36, 10 और 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता है। 36, 10, 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन इक्वेशन को हल करने के लिए पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। बोला है कि बी सी की माँ है, यानी जो बी है ना किसकी माँ है, तो सी की माँ है, तो सी की माँ है, तो माँ है तो प्लस हो जाएगी, सॉरी माइनस हो जाएगी। फिर बोला है डी सी की बहन है, यानी जो डी है वो किसकी बहन है, तो सी की बहन है। जब सी की बहन है डी, तो डी को क्या करेंगे, डी को इसमें बगल में कर देंगे। ये क्या है आपकी ए बहन है, डी क्या है, तो डी बहन है, तो बहन है तो माइनस कर देंगे। फिर बोला है सी ए की बेटी है, जो सी है ना किसकी बेटी है, तो ए की बेटी है, ए की बेटी है। अब बी की बेटी है, ए की बेटी है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये आपका पत्नी है तो आपका पति हो जाएगा। फिर बोला है ई डी का बेटा है, यानी जो ई है ना किसका बेटा है, तो डी का बेटा है। देन ई क्या हो जाएगा आपका, एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, ये आपका ई यहाँ हो जाएगा। ई क्या होगा, एक पीढ़ी आपका नीचे हो जाएगा, यानी कि ई के डी के नीचे हो जाएगा ई आपका, ई आपका एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा। का बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बोला है तो ए का ई से क्या संबंध है। अब देखिएगा जो ए है ना ये ई की क्या लगेगी या क्या लगेगा। तो अब देखिएगा ए की माँ कौन हो गई, तो ए की माँ हो गई आपकी डी, ई की माँ कौन हो गई, तो डी हो गई। अब सी और डी आपस में बहन है, तो जो सी की माँ होगी वो आपका डी की भी माँ होगी, और जो सी के पिता होंगे वो आपका डी के भी पिता होंगे। यानी कि जो आपका बी है इन दोनों की माँ है और डी है इन दोनों के पिता हैं। तो अब क्वेश्चन और आसान हो गया। अब कैसे अब हल करेंगे आप, बोला ए ई इससे किस प्रकार संबंधित है। जो आपका ए है ई का क्या लगेगा, यानी कि ए है जो आपका ये ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ई है उसका ए क्या लगेगा। तो अब देखिएगा ये हो गई आपकी उनकी माता, और माता के पिता क्या लगेंगे, आपके नाना लगेंगे। क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। अब देखिए नाना किसी ऑप्शन में है क्या, तो नाना किसी ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करेंगे, अब ऑप्शन में क्या दिया है, माँ के पिता। तो देखिए नाना किसको बोलते हैं, माँ के पिता को ही बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या कभी दे देगा इसमें नाना दे देगा, तो यही नाना भी हो जाएंगे, क्योंकि माँ के पिता ही तो नाना होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल से है। क्वेश्चन है कि यदि बी का प्लस का अर्थ या मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझने के लिए है, कैसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि जो सभी चिन्ह है ना विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात यदि प्लस का मतलब गुणा है तो गुणा का मतलब प्लस है, यदि माइनस का मतलब भाग है तो भाग का मतलब माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपस में है वो क्या है, आपस में विपरीत अर्थ देते हैं। तो अब क्वेश्चन अब क्या होगा, और आसान हो गया। जो क्वेश्चन दिया गया उसके अगर हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो 7 प्लस जो में क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणे, फिर 7, फिर प्लस है फिर गुणा कर देंगे 7, और माइनस अर्थ क्या है, तो भाग है, तो क्या कर देंगे भागे 7। अब गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा कर देखिए प्लस है तो +7, फिर भाग का अर्थ क्या है, तो -7। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसे हल करना है।
तो बोर्ड मास के रूल हल करेंगे तो क्या होगा, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 7 से 7 कटा है ना, तो 7 कम 7 हो गया, तो 7 सत्ते क्या होगा 49 हो गया, या आपका कट गया 7 से 7, और प्लस क्या है आपका 7, और आपका ये आपका +7 बचा और -7। अब प्लस माइनस माइनस भी आपका प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया आपका। अब बचा क्या, 49 बचा। तो जो 49 बचा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हमारा 49 आंसर होगा। अब आप देखेंगे 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका अभी कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्वीन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें हो क्या रहा है कि K से R हुआ है, यानी K से R हुआ है तो क्या आता है आपका 11 पे, R आता है 18 पे, तो क्या हुआ प्लस का 7 हुआ है, या क्या हुआ प्लस का 7 हुआ है। अब Q में भी यदि +7 करेंगे तो क्या होगा, Q आता है आपका 17 पे, 17 + 7 में 25 हो जाएगा, सॉरी 17 + 7 करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 पे आता है आपका यक्स, तो यक्स किसी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। जब कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है क्या करेंगे हम इसे, अब जो हम शुरू से यानी कि K से स्टार्ट कर रहे थे उसे क्या करेंगे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि किससे स्टार्ट करेंगे, तो यस से स्टार्ट करेंगे। तो यस से क्या हुआ है, R हुआ है, यानी कि यस आता है 19 पे और R आता है आपका 18 पे, तो हो क्या रहा है माइनस का 1 हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हुआ है। G से आपका यप हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। फिर यन से आपका यम हुआ है, -1 हुआ है। आई से आपका यच हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। के से आपका जे हुआ है, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। तो क्या रहा है लास्ट से कर रहे हैं तो क्या होगा -1 हो रहा है। उसी प्रकार करेंगे तो क्वीन में क्या हो जाएगा, QUEEN ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लास्ट से क्या करेंगे -1 करेंगे, यानी कि यदि हम ये 14 में यानी कि ये आपका जो यन है 14 पे आता है उसमें -1 कर देंगे, अब 13 बचेगा। अब 13 पे क्या आता है यम आता है, यानी इसका आंसर किससे स्टार्ट होगा, यम से होगा। तो आप ऑप्शन को देख के ही तुरंत आंसर दे सकते हैं कि इसका यम से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मिला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए एक भी आपको अक्षर मिलता है तो आपको आंसर दे देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका ये ऑप्शन जो है आर से स्टार्ट आंसर हो नहीं सकता है, या आपका भी से स्टार्ट है ये भी आंसर नहीं होगा, ईस्ट से स्टार्ट है तो भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी ही होगा। हम आगे मिला भी लेते हैं, ई में -1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ई में -1 करेंगे डी हो जाएगा, यू में -1 करेंगे सब में -1 करना है, क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। और क्यू में -1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, या पी हो जाएगा, यानी कि यम डी डी टी पी हमारा आंसर होगा। अब ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, यानी सरीसृप, मगरमच्छ, मछली और कछुआ। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो सरीसृप के अंतर्गत आपके मगरमच्छ आते हैं और कछुआ भी आते हैं, लेकिन मछली जो है ये सरीसृप में नहीं आती, केवल जल में रहती है। सरीसृप का मतलब जो जल और थल दोनों में रहे, तो मगरमच्छ जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, कछुआ जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इनका आपस में क्या संबंध है, सरीसृप का मगरमच्छ और कछुआ से संबंध है। तो पहले आप बना लेंगे एक सरीसृप का वेन डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार, उसमें कर देंगे आप मगरमच्छ को और कछुआ को, लेकिन जो मछली है क्या है इन सबसे अलग है, तो आपका अलग बन जाएगी इस प्रकार। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चुने जो तीनों से असंगत है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा आपका असंगत यानी अलग है। बिस्किट, ब्रेड, केक, चॉकलेट। तो आप इसे असंगत कैसे पहचानेंगे,
तो जो बिस्किट है, ब्रेड है और केक है, क्या है? आपके बेकरी उत्पाद हैं। लेकिन जो आपका चॉकलेट है, ये आपके बेकरी उत्पाद नहीं है। तो अलग क्या हो जाएगा? चॉकलेट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभार आपके असंगत में ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हो गया, पूछ देगा आपका जून, नवंबर, अप्रैल और आपका फरवरी, बताना इसमें असंगत कौन सा है। तो आप कैसे संगत पहचानेंगे? आप तो सोचेंगे कि ये सभी आपके महीनों के नाम हैं, तो संगत कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें आपको असंगत पहचानना है। आप कैसे पहचानेंगे आप असंगत? तो आप देखेंगे कि जून होता है 30 का महीना होता है, नवंबर 30 का होता है, अप्रैल भी 30 का होता है, लेकिन फरवरी आपका 28 का या 29 का होता है। तो असंगत कौन हुआ? आपका फरवरी हुआ। तो जो आपका फरवरी ऑप्शन नंबर डी में है, तो फरवरी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बस संगत को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार किए हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है चॉकलेट, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 12, 26, 54, 110। अगला क्वेश्चन मार्क में बताना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको श्रृंखला से क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है? या तो आपको गुणा का लय सोचना है, या तो आपको उसमें अंतर देखना है। जब गुणा और आंसर और अंतर से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो आपको स्क्वायर या क्यूब करीब जाना है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है? गुणा का लॉजिक लग रहा है। यदि 12 से 26 हुआ है, यदि 12 गुणे 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 और प्लस 2 अपने से जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा। उसे 26 से 54 हुआ है तो गुणे 2 26 दूना के 52 और प्लस 2 54 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? गुणे 2 प्लस 2। 54 से 110 हुआ है, यानी गुणे 2 108 हो जाएगा, प्लस 2 110 हो जाएगा। आपको लोही समझ आ गया है? गुणे 2 प्लस 2। तो क्या करेंगे? 110 में भी गुणे 2 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, तो 110 दूना के 220 हो जाएगा और प्लस 2 क्या हो जाएगा? आपका 222 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा? 222 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे 222 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 71007 का संबंध 37005 से है, उसी प्रकार 90099 का संबंध किससे हो जाएगा? तो बहुत लोग क्या करते हैं, देखेंगे कि इतनी बड़ा आपका संख्या दिया गया है तो इसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यदि आप इसे घटा के हल करेंगे, यानी इनके बीच का अंतर देखेंगे, तो अंतर से हल नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, ये अंतर से हल नहीं होगा। या जितना ही बड़ा क्वेश्चन आपको दिखता है उतना ही अधिक आसान होता है। अब आसान कैसे होता है, चलिए इसे समझाते हैं। आप देखेंगे कि इन्हें आपस में जोड़ देंगे, कितनी संख्या बन जाएगी? तो 7 1 8 और 8 और 7 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इन्हें जोड़ने में क्या हो रहा है? 15 हो रहा है। उसी प्रकार 3 7 10 5 15, इसको जोड़ने में 15 हो रहा है। यानी कि आप छोटी बनाएंगे तो 15 का संबंध किससे है? 15 से है। यानी कि इस 15 का संबंध किससे? 15 से है। इधर 15 कैसे लाए हैं? उन्हें जो आपस में जोड़ दिए हैं तो हमारा 15 आ गया है। जब 15 का संबंध 15 से है, उसी प्रकार 9 + 9 9 9 9 क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 27। उसी प्रकार 27 का संबंध 27 से होना चाहिए। अब देखिए हम किस ऑप्शन को जोड़ेंगे, किस ऑप्शन में हमारा 27 आ रहा है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए मिला लेते हैं, तो 1 2 हो गया है 6, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं 8 दूना 16 और 16 7 23, ऑप्शन नंबर सी बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं 5 10 17 19 27, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यानी कि 55 7 82। यदि इसको जोड़ देंगे क्या होगा? 27 हो जाएगा। यानी कि 27 का संबंध किससे हो गया? 27 से हो गया। अब कौन संख्या रखने पर हुआ है? तो 55 78 2 को रखने पर हुआ है। तो जो 55 78 2 हमारा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा? 55 78 2। अब देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या से आप किस प्रकार सेकेंडों में अपने आंसर को लाद लिए। अब बहुत तो क्या करते हैं, इतनी बड़ी संख्या देखे तो छोड़ देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है या अभी इसको करेंगे तो बहुत हमें समय लग जाएगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी संख्या होती है उतना ही अधिक आसान होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले
जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।